फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और आज हम बात करते हैं जाति जनगणना की। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम मजबूर कर देंगे भाजपा और आरएसएस को कि वो जाति जनगणना कराए। राहुल गांधी आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव से कह रहे हैं कि ओबीसी की अगर गिनती हो जाए तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाजपा पर यह आरोप है और संघ पर कि न वो आरक्षण लागू रहना देना चाहती है, न जाति जनगणना कराना चाहती है। और एक तथ्य यह भी है कि 2021 में जब जनगणना होना था तो कोविड बहाने उसे जो टाला गया तो आज तक नहीं हुआ। अब आरएसएस की जो सभा हुई, 2 दिवसीय कार्यक्रम जो उसका हुआ, उसके बाद उसके अखिल भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि जाति जनगणना अगर समाज हित में है तो होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक टूल के रूप में, पॉलिटिकल टूल के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अछुआ कॉलेज के प्रोफेसर हैं हमारे साथ, प्रोफेसर शिवपूजन। हम इनका स्वागत करते हैं फोर्थ न्यूज के दर्शकों के लिए। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं और हम आज इस नए मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। सवाल यह है सर कि ये आरोप इतना सही है कि भाजपा जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है, आरएसएस नहीं कराना चाहती है और दोनों आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये जो नैरेटिव है क्यों है और क्या वास्तव में आरएसएस और भाजपा ऐसा नहीं चाहती है? हाँ, उसका कारण है, जैसे भाजपा आरएसएस का एक विंग है और आरएसएस की स्थापना ही हुई थी ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित रखने के लिए। देश हित में हुई थी या मैंने ब्राह्मणों की नहीं, है? ब्राह्मणवाद को बनाए रखने के लिए, चूंकि नेहरू बहुत लिबरल थे, ब्राह्मण होते हुए भी नेहरू लिबरल थे और कांग्रेस पार्टी में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व था, अच्छा प्रतिनिधित्व था सबों को। और इससे आरएसएस असहज होती थी। उसको लगता था भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो ब्राह्मणवाद है, यहाँ जो सवर्णों का वर्चस्व है सत्ता पर, वो कम हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए कि 80-85% ऐसी जातियां जो सवर्ण नहीं है, गैर सवर्ण भारत में। हाँ। भारत एक विशाल देश है, छोटा देश नहीं है। तो वो उसी समय सतर्क हो गए कि नेहरू की नीति और गांधी की नीति ऐसा न हो कि सीधे सवर्णवाद पे सत्ता को समाप्त कर। तो उन्होंने शुरू से ही ये नीति बनाई और उन्होंने साफ, इसको छुपाया भी नहीं, उन्होंने साफ कहा कि मैं मनुस्मृति के सिद्धांत पर चलूंगा, मैं गुरु गोलवलकर के सिद्धांत पर चलूंगा, मैं वीर सावरकर के सिद्धांत पर चलूंगा। उनका ये हिंदुत्व है, हमारा लाइन वह है। उन्होंने छुपाया कभी नहीं, मेरी लाइन यह है। लेकिन जब आप अगर आरएसएस कह रही है या खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या भाजपा कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हैं, कराएंगे, तो फिर विश्वास न होने की वजह क्या है? हाँ, इसका कारण है कि जैसे जहां भी आपको मौका मिलता है, जहां भी इनकी सरकारें हैं, आप देख लीजिए, आरक्षण का पालन नहीं होता। जो आरक्षण भी मिला हुआ है उसका पालन नहीं होता है। यूपी में 69,000 शिशु की बहाली हुई, 8,000 पोस्ट आरक्षण का खाली, उसके लिए आंदोलन वहां चला, केस चल रहा है अभी भी। आज भी अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव हुआ। तो यह बिहार में तो नहीं होता। बिहार में नीतीश कुमार है, कहीं से आवाज नहीं उठ रही है क्योंकि सबको हिस्सेदारी मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर की थी लोगों। तो यानी आपकी जहां सत्ता है, जहां आपको मौका मिलता है बहाली का, वहां आप आरक्षण का पालन नहीं करते हैं और आरक्षण को समाप्त करने के लिए आप तिकड़म भिड़ाते हैं, लेटरल एंट्री, टिकड़मबाजी करते हैं। लेटरल एंट्री पर तो फिर नेहरू अपनी बहन को भेज देते हैं, मनमोहन सिंह आते हैं, वो भी वही था। ये ऐसे विज्ञापन निकाल करके 45-54 बहाली, ये क्या साबित करता है? साबित करता है कि उसकी आड़ में एक मंशा होती है। कश्यप जी, हमारी मंशा है विभाग को आगे बढ़ाने की, तो एक विशेषज्ञ को हम लाएंगे, 2 विशेषज्ञ को लाएंगे, लेकिन हम एक नीति बनाकर यदि लाते हैं तो जाहिर है कि हमारी नीति झलकती है। वो मतलब भाजपा चुपके से काम करे। हाँ, और अब चूंकि शिक्षित समाज हो गया, सारे समाचार, सारे न्यूज आ रहे हैं लोगों तक, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। तो इसीलिए अब उनकी कोई बात छूटती नहीं। पहले छूट जाते थे, अब उनकी बात छूटती नहीं है। तो इसीलिए उसकी छवि बनी वो गलत नहीं है, वो बराबर कहते भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार इंटरव्यू कहा है, मैं दिया है कि मैं ऐसा कर दूंगा कि आरक्षण जो है अप्रासंगिक हो जाएगा। ये सब वक्तव्य क्या है? एक वैसा नेता जो उसका चिंतक माना जाता है भाजपा, वैसे लोग जब इंटरव्यू में बोलते हैं तो आप कैसे कहिएगा कि वो नहीं? मतलब उनकी तो जाति की अगर जनगणना हो ही जाए, मान लीजिए 1931 में भी हुआ था, तो आज तक तो जातियां पिछड़ी ही हुई हैं। जो पिछड़ी जातियां थी आज भी पिछड़ी। तो जाति जनगणना अगर फिर हो जाए
तो इसकी गारंटी कैसे है कि जो कमजोर दलित जातियां हैं, कमजोर वर्ग की पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में उनका विकास हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे है जाति जनगणना से फायदा ये होगा, पहली बात कि जो सारे लोग कह रहे हैं कि जो आप समाज के विकास की नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, योजनाओं में जो पैसे डालते हैं, वो आप अभी भी 1931 की जनगणना का आधार बनाते हैं, किस जाति की क्या संख्या है, क्या उनकी हैसियत है। अगर यह अद्यतन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, आंकड़ेबाजी से आरक्षण का मामला सिर्फ नहीं है, यहाँ मामला है कि विकास की दिशा किस ओर जाएगी। और हमारे विकास का पैटर्न जो है, आप मान लीजिए कोई संस्था पिछड़ों के विकास के लिए है और उसमें आप 2000 करोड़ रुपए डाल देते हैं, और कोई ऐसी संस्था जिसमें सबों का विकास होता है, वहां आप अधिक पैसे डालते हैं, तो जाहिर है सबों के विकास का मतलब सवर्णों का विकास यहाँ हो, ये बात जान लीजिए आप। सबों का विकास मतलब सबों का मतलब सवर्णों का विकास, ये आप जान लीजिए। तो ये भी तो है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण हो, तो गलत कहाँ था? उसका विरोध करने वाली तो मजबूत जातियां थी और समर्थन में खड़ी भी मजबूत जातियां थी जो पिछड़ों की हैं। तो जब आरक्षण सबलीकरण का एक औजार है कि कमजोर को सबलीकरण किया जाए, कमजोर का, तो फिर जो कमजोर दलित वर्ग हैं या कमजोर पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, उनका सबलीकरण कैसे होगा? गिनती के बाद तो जो मजबूत जातियां हैं उनको और जगह हिस्सेदारी मिलेगी, वो और जगह मजबूत हो। उसमें भी विचार आया ना, विचार ये आया कि आप जो 50% का बैरियर आरक्षण में लगाए हैं, अगर जातीय जनगणना हुई तो बैरियर आपको तोड़ना, इसलिए कि जिसकी संख्या 85% है उसको 50 पर कैसे रोक दीजिएगा। यानी जो आप कह रहे हैं दलितों में जो दबंग जातियां हैं जिन्होंने आंदोलन किया, वर्गीकरण का विरोध किया, उनका कहना है कि आरक्षण को उनके लिए 10% और क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा। आप वर्गीकृत करके उनका आरक्षण, हमारा आरक्षण कम मत कीजिए, उनका आरक्षण और बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो इस पर तुम्हें करना नहीं है, इसलिए कि 50% आरक्षण देना नहीं है। इतने दिनों से कश्यप जी आरक्षण लागू है, आप हर विभाग में टॉप पर जितने लोग हैं उनके बारे में आप लिस्ट देख लीजिए। हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है? पिछड़ों का, दलितों का 27% आरक्षण जब है तो है क्या? उतना प्रतिनिधित्व मेरा हो पाया क्या? मतलब जाति जनगणना होने से पिछड़ों को, दलितों को सुटेबल एनएफएस, नया टेक्निक, नई शब्दावली निकलती है, यानी आपको नहीं बहाल करना है तो मेरे पास एनएफएस है, नॉट फॉर सुटेबल कर देंगे और फिर हम जनरल को ले लेंगे। तो ये जो तिकड़म है अब सारे लोग समझ रहे हैं और इसीलिए इसका विरोध, मतलब भाजपा और आरएसएस और पृष्ठभूमि से कई सवर्णों की जो है तिकड़मबाजी वो अब नहीं चलने देंगे। पिछड़े और उसकी पोल खुल जा रही है, पोल खुल जा रही है। हाँ, और विरोध हो रहा है, अब विरोध हो रहा है। और पिछड़े और दलित, महादलित ये चाह रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ये चाहता है कि अब जो हम चाह रहे हैं उस हमारे अनुकूल अब राजनीति हो, हमारा हक मिले, हमारा हक मिले। हमारा हक जो मारा जा रहा है वो सवाल उठा रहा है कि इतने दिनों तक आरक्षण जो लागू हुआ तो जितना आरक्षण उतना परसेंटेज मेरा क्यों नहीं है? फर्स्ट क्लास सर्विसेज में हम क्यों नहीं है? ये बताइए, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? वही अयोग्य लोग हैं, अयोग्य लोग हैं। हाँ, तो अब तो कई लोग ऐसे हैं जो जाति और वर्ग से जोड़कर योग्यता को देखते हैं। ये तो शुरू से रहा है, शुरू से सवर्ण लोग हमेशा करते हैं। पिछड़ों और दलितों का तेज लड़के भी हैं, उनकी मेरिट कम की जाती है और उनको ये बात बोल चाल से भी अयोग्य या कम अक्ल कहा जाता है। बराबर उनके अंदर ही भावना भरी जाती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम तो दूसरे के लायक हो, दूसरे लायक हो, दूसरे काम के लायक। यहाँ के लायक तुम नहीं, यहाँ के लायक तो हम लोग ही हैं, इसकी चिंता तुम क्यों करते? तो मुझे लगता है कि फोर्थ न्यूज के दर्शक अब समझ गए होंगे पूरी तरह स्पष्ट रूप से कि जाति जनगणना जरूरी क्यों है। पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति जनगणना देश में आवश्यक क्यों है, यह आप पूरी तरह प्रोफेसर शिवपूजन जी के साथ जो बातचीत हुई उसमें समझ गए होंगे। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ बातचीत लेकर आपके बीच आते रहेंगे हमेशा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। और एक बात अब तय हो गई है कि इस देश में अगर कास्ट पॉलिटिक्स को आपको समझना है, जाति की राजनीति को समझना है, जाति है कि जाति नहीं उसको अगर समझना है तो आप फोर्थ न्यूज जरूर देखिए।
और हाँ, प्रतिदिन रात 8:30 बजे लाइव डिबेट शो फोर्थ न्यूज का होता है चौथा विचार, जिसमें देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटियों के, विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रतिष्ठित सक्रिय प्रोफेसर जुड़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ते हैं और बेबाकी से हम बातचीत करते हैं। इसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी है कि बेबाक बातचीत, बारीक विश्लेषण का मंच बन गया फोर्थ न्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी